अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ये वाले लेक्चर के अंदर डोमेन बैक्टीरिया डिस्कस करना है या बैक्टीरिया के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। ये वाला इंतहाई आसान सा लेक्चर है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। जो आप लोगों की बुक में अरेंज कर दिया है उससे थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि बंदे को इसमें क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना। मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर आप लोग क्या याद करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और ये उसका लेक्चर नंबर 3 होगा। इस वाले लेक्चर के अंदर मैं पूरे का पूरा टेक्स्ट फॉलो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ आइडियाज़ आप लोगों को देने हैं ताकि याद हो जाए। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, 3 डोमेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि 3 अलग अलग डोमेन्स, एक हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है, दूसरा डोमेन आर्किया है और तीसरा डोमेन यूकेरिया है। डोमेन आर्किया हमने डिटेल में डिस्कस किया है, पिछला लेक्चर आप लोग देखेंगे, मैंने बुक से रीड किया है। अभी हमने डिस्कशन करनी है डोमेन बैक्टीरिया के हवाले से और इसके बाद हम डोमेन यूकेरिया शुरू कर देंगे जिसके अंदर काफ़ी सारा काम हमारा होगा। डोमेन बैक्टीरिया एक ही लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। सबसे पहले मैं ब्रीफली अपने अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है या वो कैसे होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिस्ट बना देता हूँ और बाद में वो सारे का सारा लिस्ट में एक्सपेंड करके बुक से रीड कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अगर हम उनके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये आप लोगों के लिए कोई नया पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना था तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। सेल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लोग इसके सेल वॉल के कंपोजिशन के हवाले से याद रखेंगे। आप सबको पता है 9th क्लास में पढ़ा है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो हमेशा किस चीज़ से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करते हैं तो वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंजाई का सेल वॉल आप लोग बोलते हैं काइटिन से बना होता है। लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल आप लोग डिस्कस करेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होगा। आर्किया में आप लोगों ने पढ़ा था कि सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है, या समटाइम्स आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल हमेशा पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। अगर हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ये यूकैरियोटिक जो जेनेटिक मटेरियल है उससे अलग है। जेनेटिक मटेरियल दूसरे अल्फाज में अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो हमेशा सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक लीनियर डीएनए पाया जाता है या लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आप लोग बोलेंगे कि हमेशा सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होगा। सर्कुलर क्रोमोसोम मीन ऐसे सर्कल के अंदर उसका डीएनए या क्रोमोसोम पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों से बना होता है। आसान अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है। और ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंगल होगा। सिंगल का दूसरे अल्फाज में मतलब आप लोग लेंगे कि बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जबकि सर्कुलर डीएनए उनके अंदर पाया जाता है। ये बैक्टीरिया का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। याद रखना है आप लोगों ने कि जब आप लोग बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि सर्कुलर क्रोमोसोम है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया के बॉडी में अपने क्रोमोसोम के अलावा हटकर भी एक और डीएनए मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हो गया
और ये उससे हटकर एक और डीएनए मौजूद है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब ये क्रोमोसोम से हटकर एक डीएनए है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये भी आप लोगों ने बोलना है कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। इसके अंदर भी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। सो मैं बोलता हूँ कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है या क्रोमोसोम है, और ये जो आप लोगों को प्लाज्मिड नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। किसी भी यूकेरियोट के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता, इवन आर्किया के अंदर भी प्लाज्मिड नहीं होता। बैक्टीरिया के अगर हम शेप की बात करें या मॉर्फोलॉजी की बात करें, सो ये आगे जाके हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इनके शेप या मॉर्फोलॉजी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कभी ये राउंड होंगे तो कभी ये रॉड शेप्ड होंगे। बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के शेप में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि अभी हमने पढ़ना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बैक्टीरिया का याद रखेंगे कि ये हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि इनमें कॉमन जो प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन का वो बाइनरी फिशन होता है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ऑल्दो आप लोग आगे जाके बैक्टीरिया को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पढ़ लेंगे कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। लेकिन इनिशियली और प्राइमरीली अभी आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कि बैक्टीरिया में हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोग याद रखेंगे, कॉमनली हमने बैक्टीरिया के हवाले से ये सुना है कि ये डिजीज़ काज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया डिजीज़ काज करे। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि औरों से अपना फूड लेते हैं, या तो डिजीज़ काज करके या डिजीज़ ना भी काज करेंगे लेकिन वो अपना फूड वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। बैक्टीरिया के हवाले से एक और कैरेक्टरिस्टिक आप लोग नोट करेंगे कि ये एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब कि कभी कभार कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रीम मीन ज़्यादा हद तक जो कोई ना कोई इन्वायरमेंट होता है, और फिलिक का मतलब लविंग। ये हमेशा एक रिजिड इन्वायरमेंट के अंदर रहना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूं तो कभी कभार ये बहुत ज़्यादा साल्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा हीट के अंदर सर्वाइव करते हैं, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पर और ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते, तो इनको हम एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया कॉमनली आप लोगों को यही पता है कि वो पैथोजेंस है। पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज़ काजिंग एजेंट। बैक्टीरिया के पैथोजेनिसिटी वाला जो पॉइंट आप लोग की बुक में डिस्कस किया है वो यही है कि बैक्टीरिया एक्ट्स एज पैथोजन, आई दे काज सेवरल डिजीज़। और वो तो आप सबको पता है कि निमोनिया भी इसकी वजह से काज होता है, टीबी भी इसकी वजह से काज होता है। बहुत सारे डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया की वजह से काज हो रहे होते हैं। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर इस वाले पेज पे मैंने लिखा है वो ये है कि बैक्टीरिया के साथ एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि जो फ्लैजिला है वो यूकेरियोटिक सेल्स के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो उसके साथ भी फ्लैजिला मौजूद है, उसके साथ भी एक टेल मौजूद होता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला हमेशा जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन को हम फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। जबकि यूकेरियोटिक फ्लैजिला जब हम बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक का लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करके मैंने बनाया है। अभी हमने इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को कुछ को डिटेल में पढ़ना है और कुछ को हमने सरसरी जल्दी से डिस्कस करना है। आप लोगों की बुक के अंदर क्या लिखा है मैंने उसका टेक्स्ट वहाँ से यहाँ कॉपी कर दिया है ताकि एक सेंटेंस पे मैं फोकस कर सकूं। जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे सेंटेंस चेंज करना चाहिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। बुक के अंदर लिखा है कि इन द 5 किंगडम सिस्टम दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा।
आप सबको पता है कि बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था। दे आर ट्रू बैक्टीरिया। ये सेंटेंस आप लोगों को इस वजह से समझाया जा रहा है ताकि आपको आर्किया पे बैक्टीरिया वाला शक ना करना पड़े, आर्किया को बैक्टीरिया के अंदर ना ऐड करें। तभी आपको बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया आप सुनते आ रहे हैं वो असल में यही वाला ग्रुप है, जो पिछला है उसको आप लोग इग्नोर कर दे, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ रहे। They possesses several distinct characteristics that differentiate them from other domains, archaea and eukarya। जाहिर सी बात है हमने काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ भी लिए हैं और अभी क्विक दोबारा उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और पॉइंट्स आप लोग बुक के अंदर ऐड कर देंगे कि बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक आर्किया और यूकैरिया से डिफरेंट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? पहला, सेल स्ट्रक्चर। लाइक आर्किया, बैक्टीरिया पोजेसेस प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपको बताया जा रहा है कि आर्किया भी कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरिया के हवाले से भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ऐड भी कर दिया है कि इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके अंदर नहीं होते। सो इस सेंटेंस से दो बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो ये है कि आर्किया भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और उसके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज वगैरह भी नहीं पाए जाते। दूसरा पॉइंट लिखा है सेल वॉल कंपोजिशन, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता चला है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये अब सबको पता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम दूसरा नाम म्यूरिन बी देते हैं। तो कभी एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह म्यूरिन लफ्ज़ लिखेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये इसका दूसरा नाम है। याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ये पूरे का पूरा एक यूनिक पॉलीमर होता है। समझो एक पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है और ये पूरे के पूरे सेल को सराउंड कर रहा होता है। बैक्टीरिया के अराउंड ये मौजूद होगा तो इसकी वजह से बैक्टीरिया को शेप भी मिलता है और इसकी वजह से बैक्टीरिया को सपोर्ट भी मिल रहा होता है। सो इस सेंटेंस के अंदर तीन बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहा जाता है और इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से बैक्टीरिया को सपोर्ट एंड शेप इस वजह से मिल रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसने पूरे बैक्टीरिया को कवर कर दिया होता है। सो इस वजह से उनके सारे का सारा जो प्रोटेक्शन वगैरह है इसकी वजह से हो रहा होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है। ऑल्दो कोई ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा वही पॉइंट बता देता हूँ कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए से बना होता है। आप लोग यहाँ पर ख़ुद से एक पॉइंट ऐड कर दे कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। मैं लिख रहा हूँ लेक हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ इसी सेंटेंस के अंदर याद कर ले कि ये सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। सिंगल की जगह आप लोग याद रखेंगे कि बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें डीएनए की सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी होती है। और इंटरेस्टिंग और मज़े की पॉइंट ये है, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बैक्टीरिया के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, बल्कि आर्किया में भी यही होगा। वो भी हैप्लॉइड होते हैं, उसमें भी सर्कुलर क्रोमोसोम है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है इस सेंटेंस के अंदर से वो ये है, चूँकि अभी आप लोगों ने बोला कि बैक्टीरिया के अंदर कोई कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसका डीएनए जिस जगह के अंदर मौजूद होता है उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये वैसे आप लोगों को 9 से भी आइडिया पता है, मैं यहाँ से ये न्यूक्लियस मिटा देता हूँ, तो जिस जगह के अंदर इसका डीएनए मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या याद रखेंगे
कि बैक्टीरिया हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसका सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए के साथ कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और न्यूक्लियस चूँकि इसके अंदर है नहीं तो जिस जगह में इसका डीएनए मौजूद होगा उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट हमने प्लाज्मिड के बारे में पिछले पेज पे भी बात की और दोबारा बात कर लेते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडाप्टेशन। इस सेंटेंस के अंदर कुछ क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन प्लाज्मिड के बारे में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब होता है कि ये उनके डीएनए से हटकर एक अलग डीएनए है, अपने क्रोमोसोम से हटकर एक अलग डीएनए है। ये भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ऐसे सर्कल बनाएंगे और वो भी आप लोग सर्कुलर बनाएंगे। हाँ, एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये वाला बैक्टीरिया और ये वाला बैक्टीरिया सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि अगर ये एक्सचेंज ऑफ डीएनए करना चाहे तो ये बैक्टीरिया अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के पास भेज सकता है, अपना डीएनए मीन प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के पास भेज सकता है। ये बैक्टीरिया जब इस बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देगा तो इसकी वजह से इस वाले बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। तभी आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि अगर प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा हो तो उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है या एडाप्टेशंस आते हैं, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सो एग्जामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है कि कॉन्जुगेशन में कौन सा मॉलिक्यूल एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र होगा तो आप बोलेंगे कि प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्यों ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है प्लाज्मिड ये एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, आप बोलेंगे इसकी वजह से वैरायटी आती है और एडाप्टेशंस आते हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए चला जाएगा उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा आसान सा है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि बैक्टीरिया कॉमनली रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है वो बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि इसमें एक सेल दो में स्प्लिट हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो हमेशा अपने पेरेंटल सेल के आइडेंटिकल होते हैं। ये दो डॉटर सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये भी मेरे ख्याल में कि सिंपल सा पॉइंट है, ये पेपर में नहीं आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का क्या डेफिनेशन होता है वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड नहीं बना सकते, वो किसी और से अपना फूड हासिल करते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब फूड यहाँ पर होगा, हेट्रो का मतलब समवन एल्स और ट्रॉफिक का मतलब होगा फूड। सो अगर खुद फूड बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स है और अगर कहीं और से फूड ले रहे हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो हेटेरोट्रॉप्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी के हवाले से बोलेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, आप लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को, पिछले स्लाइड में भी आप लोगों को बता दिया कि बैक्टीरिया के शेप अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कभी कभार बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल का मतलब बिल्कुल राउंड बैक्टीरिया होगा ऐसे, उनको हम कोकाई बैक्टीरिया बोलेंगे या कॉक्सी बैक्टीरिया हम उनको नाम देंगे अगर राउंड हो। कभी कभार बैक्टीरिया आप लोग बोलेंगे कि रॉड शेप्ड होते हैं, ये वाला बैक्टीरिया आप लोगों को रॉड शेप्ड नज़र आ रहा है, इसको हम बेसिलस या बेसिलाई बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये वाला बैक्टीरिया जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे स्प्रिंग शेप्ड, इसको हम स्पाइरलाई बोलते हैं। अभी आगे जाके हमने एग्जाम्पल भी एक देखना है, स्पाइरल बैक्टीरिया स्प्रिंग शेप्ड होते हैं। एंड ये वाला जो बैक्टीरिया है ये कॉमा शेप्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो ऐसे कॉमा आप लोग बना दे। सो बैक्टीरिया का शेप डिफरेंट अंदाज में हो सकता है, हम इसको पिक्चर की मदद से भी एक दफ़ा देख सकते हैं। कोकाई बैक्टीरिया हमेशा राउंड होंगे, बेसिलाई बैक्टीरिया आप लोग देख ले ये रॉड शेप्ड होंगे,
वेब्रियो बैक्टीरिया को अगर आप लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया है, ये कॉमा शेप्ड होंगे। और स्पाइरल बैक्टीरिया को अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या होंगे, ये स्प्रिंग शेप्ड होंगे। ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया को अगर आप लोग नोट कर लें तो यहाँ पर जो कोकाई है वो अलग अरेंजमेंट है, और यहाँ 4 तकरीबन इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा है, 8 इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ अलग अलग है, यहाँ चेन बनाया है, एंड सो ऑन। तो इसी वजह से जब हम बैक्टीरिया के सेल्स की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बोलेंगे कि अगर 2 बैक्टीरिया हो, सपोज करते हैं, और वो राउंड हो, ए से और ए से 2 इकट्ठे हो, इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई या डिप्लोकॉक्सी हम इसको बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया राउंड हो लेकिन वो ऐसे चेन के फॉर्म में रहते हो, ये देख लो, ये मैं बहुत पूरा चेन बना देता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकाई। स्ट्रिप का मतलब होता है चेन, सो ये स्ट्रिप्टोकोकाई हो गया। अगर इनकेस बैक्टीरिया क्लस्टर के फॉर्म में हो, क्लस्टर, ये वाला जो पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको मैं रेंडमली यहाँ पर क्या बना देता हूँ, ग्रुप के फॉर्म में बना देता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफ का मतलब होता है बंच, जो ग्रेप्स का बंच होता है उसकी तरह इसका अरेंजमेंट होता है। एंड अदर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्लोकोकाई ये है, स्ट्रिप्टोकोकाई ये है, और जो स्टेफाइलोकोकाई है वो ये है। इसके पिक्चर्स हम बाद में भी देखेंगे, बस इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। बैक्टीरिया के साथ मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया कि हैव 1 और मोर फ्लैजिला। फ्लैजिला आप लोग बोलेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विप आप लोगों ने देखा होगा, वो जो बंदा तांगा चला रहा होता है उनके साथ ऐसे एक स्टिक होता है और स्टिक के साथ ऐसे एक तार होता है, उसको हम विप बोलते हैं। सो अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो उनके पास ऐसा एक तार लाइक स्ट्रक्चर होगा, विप लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम फ्लैजिला नाम देते हैं। आप सबको पता है कि फ्लैजिला का हमेशा फंक्शन होता है मूवमेंट, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह इसकी मदद से जा सकता है। यहाँ पर डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बना होता है। हमेशा आप लोग बोलेंगे फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि यूकेरियोटिक फ्लैजिला का कंपोजिशन अलग होता है। बैक्टीरिया का एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है कि इसके साथ मौजूद होते हैं पेलाई या फेम्ब्रियाई। सपोज करते हैं फॉर वाइल में ये आप लोगों के सामने एक बैक्टीरिया बना देता हूँ, तो इसके साथ यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो माइक्रोस्कोप की मदद से हमें नज़र आएगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम या तो बोलते हैं पेलाई या हम इसको बोलते हैं फेम्ब्रियाई। ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो फंक्शन होता है वो या तो किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट होना होता है। सपोज करते हैं फॉर वाइल मेरा अभी ट्रैक किया है जहाँ से मैं सांस ले रहा हूँ, उसके अंदर हो सकता है कि बैक्टीरिया अटैच्ड हो। अब उन बैक्टीरिया को अटैच होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, सो वो पेलाई या फेम्ब्रियाई होंगे। या सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, मैंने आप लोगों को बताया कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए सेंड करना चाहता है, अपना प्लाज्मिड सेंड करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। सो आप लोग बोलेंगे कि ये पेलाई या फेम्ब्रियाई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में भी यूज़ होता है। ये बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के पास अगर इनकेस भेजना चाहता है तो इस पेलाई या पाइलस की मदद से भेजेंगे। मेरे मुताबिक ये पॉइंट गलत है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग ट्यूब लाइक करें। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो आप लोग फ्लैजिला के साथ ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो पेलाई या फेम्ब्रियाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या तो ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया हो सकते हैं, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कॉन्जुगेशन है वो भी इसकी वजह से हो रहा होता है। अगर हम रिस्पायरेशन की बात कर ले तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, इसको गौर से सुनना है। रिस्पायरेशन नॉर्मली हम सांस लेने वाले प्रोसेस को नहीं बोलते, ऑल्दो लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, लेकिन बायो में हम रिस्पायरेशन बोलते हैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को जो सेल के अंदर होता है। आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि उस ग्लूकोज ब्रेक डाउन के लिए कौन सा गैस चाहिए होता है, ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। कभी कभार आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब्स होंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है
कि इनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बग़ैर ये सरवाइव कर ही नहीं सकते। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑब्लिगेट का मतलब फ़र्ज़ है उनके लिए। ऑक्सीजन के बग़ैर ये ज़िंदा रह ही नहीं सकते। कभी कभार आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाए तो उनके लिए मसला हो जाएगा। सो वो हमेशा ऑक्सीजन के बग़ैर चलते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन आप लोग बोलेंगे कि नहीं चाहिए। कभी कभार बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो भी वो सरवाइव करते हैं और अगर ऑक्सीजन नहीं मौजूद तो भी वो सरवाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन करना शुरू कर देंगे और अगर नहीं मौजूद तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देंगे। कभी कभार कुछ बैक्टीरिया माइक्रो एरोफिलिक होते हैं। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब कि उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है उनको, ज़्यादा में वो सरवाइव नहीं कर सकते। और कभी कभार आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया एरो टॉलरेंट होते हैं। एरो टॉलरेंट एनएरोब्स का मतलब कि उनको अगर ऑक्सीजन मिल गया तो उनको नुकसान हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलना क्या होता है, उनको नुकसान होता है, वो हमेशा ऑक्सीजन के बग़ैर सरवाइव करेंगे। ये कुछ डिफरेंसेस आप लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिसके हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन आप लोगों ने इस वजह से नहीं लेनी क्योंकि एक लाइन के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में डिटेल में आनी है, तभी मैं सरसरी आगे बढ़ रहा हूँ। बैक्टीरिया आप लोग याद रखेंगे कि फर्मेंटेशन भी करते हैं, और फर्मेंटेशन आप सबको पता है कि वो एनारोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा नाम है। जिस तरह पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल है। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब कि दे लव टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल थर्मोफाइल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। हाई सैलिनिटी, साल्ट आप अप्लाई कर दो मीट के ऊपर, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। और लो एसिडिक इन्वायरमेंट में, लो पीएच में, इंतहाई ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों ना हो, ये उधर भी जाके क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। पैथोजेनिसिटी, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया डिजीज़ काजिंग एजेंट्स है। ह्यूमन में ये बहुत सारे डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। टीबी भी काज करते हैं, निमोनिया भी काज करते हैं, आप लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिन्स बना रहे होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो काज होते हैं। कॉलरा भी इसकी वजह से है, ये भी इसकी वजह से है, वो भी। लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी लिस्ट आगे बनेगा वैसे भी। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, या तो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं या नहीं देते। तो कभी कभार आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और उसमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाता है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन मीन हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई, और वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, विटामिन के। तो हम उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं उन बैक्टीरिया को, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो विटामिन के बनाते हैं। तो ये प्लस प्लस एसोसिएशन हो गया, ये म्यूचुअलिज्म है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमें कोई फ़ायदा नहीं देते, ना हमें कोई नुकसान देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में होंगे। तो मैं इसको +0 एसोसिएशन बोल लेता हूँ कि कमेंसलिज्म में ना हमें वो फ़ायदा दे रहे हैं ना नुकसान, लेकिन उनको फ़ायदा हो रहा है। ये आप लोगों ने बैक्टीरिया के हवाले से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं बैक्टीरिया के ग्रुप्स के नेम्स रीड कर लेता हूँ, कोई क्लासिफिकेशन के बेसिस वगैरह नहीं डिस्कस किए, तो आप लोग इस पे फ़िलहाल टेंशन ना ले। बस मैं सरसरी आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ क्योंकि बाद में ये चीज़ें डिटेल में आनी है, तो इस वजह से वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसमें से एक को हम बोलते हैं प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया में ई कोलाई आता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। राइजोबियम आता है, राइजोबियम नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, आप लोगों ने डिटेल में 10th क्लास में डिस्कस किया है, ये रूट्स के अंदर होता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बोलेंगे, ये हमारे स्टमक के अंदर होता है और इसकी वजह से अल्सर काज होता है, अगर आप लोगों को याद हो। इसके बाद
फर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसमें बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम फॉल करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आप लोग बोलेंगे योगर्ट बनाने में इन्वॉल्व होता है, मिल्क से योगर्ट बनाता है, और क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम इंतहाई ज़्यादा टॉक्सिक बैक्टीरिया है। आप लोग बोलेंगे कि इसकी वजह से इवन फूड पॉइजनिंग भी काज हो सकता है। ये फर्मिक्यूट्स के बारे में बात चल रही है। एक्टिनोबैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोमाइसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप सबको पता है कि इसकी वजह से टीबी काज होता है। टीबी बहुत ही सीरियस एक डिजीज़ है जो एक्टिनोबैक्टीरियम की मदद से काज होता है। साइनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये कोई डिजीज़ वगैरह नहीं काज कर रहा होता, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपने लिए फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप है जो प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। स्पाइरोशीट आप लोग बोलेंगे कि ये एलोंगेटेड बैक्टीरिया होते हैं, लॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं, जो आप लोगों ने अभी स्पाइरल बैक्टीरिया देखे। इसकी एग्जांपल है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, हम बाद में पढ़ेंगे इसकी वजह से सेफिलिस काज होता है जो कि एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एसिडोबैक्टीरियम इसके एग्जाम्पल है। और एक्विफेसी आप लोग बोलेंगे, वैसे एक्विफेसी कोई हमने डिटेल में नहीं डिस्कस करना, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसका जो है वो नाम ही पढ़ना है। सो एक्विफिक्स पायरोफिलिस इसका एग्जाम्पल है। बस आप लोगों ने सिर्फ फ़िलहाल के लिए ये बोलना है कि बस ये इतने सारे क्या है बैक्टीरिया है। बाकी इसकी टेंशन इस वजह से नहीं लेनी क्योंकि हमने पूरा एक चैप्टर यहाँ पर एक लेक्चर के अंदर ख़त्म कर दिया, क्योंकि पूरा चैप्टर तो आगे आना है। मेरे ख्याल में कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वो कमेंट्स में पूछेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस में ले रहा हूँ लूँगा अभी, तो उसमें मैं अपने जो नोट्स वगैरह है वो ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहा होता हूँ, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर इन केस वो ज्वाइन करना चाहे तो। और अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि पूरा कोर्स मेरा इरादा है मैं अपलोड करूँगा। बस सिर्फ ये है कि ऑनलाइन क्लास रेगुलर होगी और यूट्यूब पे मैं कभी कभार ऑन एंड ऑफ, कभी कभार आप लोगों को एब्सेंट मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।